हेलो बच्चों, लेकर आ गए हम आपके लिए सैंपल 3 का सॉल्यूशन, जो कि आपको रेजोनेंस इंदौर की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। और अब यदि कहीं ना कहीं आप उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही होगी। चलिए एक एक करके सवाल करते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड आर्क सबटेंड बाय एन एंगल सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 है, उस पर एक आर्क ए बी सेंटर पर 45 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो आपको सेक्टर का एरिया बताना है, निकाल दीजिए। क्या दिक्कत है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर्क ऑफ लेंथ पूछता तो 2 पाई आर लगा देते। ये इससे 8 टाइम्स आएगा, 7 के टेबल से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम और 2 से ये 7 टाइम। तो 11 इंटू 7 77 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ वाई। इस तरह के ग्राफ में आपसे पूछा जाता है कि जीरोस बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ग्राफ ना यहां से बढ़ रहा है ना यहां से बढ़ रहा है। और बढ़ भी रहा होता तो हमें जितने आंसर्स दिख रहे हैं बस हम उतने ही पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 5। कितना आ जाएगा? 5। चलिए यहाँ पे दिया गया जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके हमें जीरोस ढूंढने हैं। तो जीरोस ढूंढने का एक 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर निकालें या फिर इनकी ट्रिक्स अपना लें। अल्फा प्लस बीटा का जो सम है दैट शुड बी माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। इन दोनों में से आपको जो आसान लगता है प्लस करना एक बार को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस हो नहीं पाएंगे, ये प्लस ढंग से हो नहीं पाएंगे, एलसीएम एलसीएम का केस फंस जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई वाले पे चल जाते हैं, क्या पता उससे डायरेक्ट आंसर निकल जाए। तो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के हिसाब से 4√3 अपॉन √3 4 आना चाहिए। तो इनमें से कितनों का प्रोडक्ट 4 आ रहा है वो देख लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4। मतलब एक ही आंसर है। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। कई बच्चे इसकी मिडिल टर्म में जाते हैं और फंस जाते हैं और कहते हैं सर मिडिल टर्म नहीं आ रही, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहता, दिमाग यूज करवाना चाहता है। चलिए, सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 3 and minus 2/5 as the sum and product of it 0 respectively। मतलब ये बोल रहा है कि ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा बीटा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि कहीं भी 2/5 की तरह से देने रखा है। देखो बच्चा ये देख के बोल रहा है अरे सर ये वाला है, नहीं है, क्योंकि ये अल्फा बीटा जो होता है सी बाय ए होता है और वो एज इट इज आता है। तो यहां पर माइनस वाला चक्कर पड़ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से अपन कौन सा देख सकते हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई सा भी एक हो सकता है। चलिए तो देखते हैं। पहला तो बिल्कुल ये हो सकता है क्या? बिल्कुल। अरे ये सीधा आंसर आ गया ना। तो देखते ही क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू जैसे आप डालने जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2/5। पहले इसी को मैच कर लो तो यहां पर ऑल इन ऑल क्या हो जाएगा? माइनस, यहां माइनस हो जाएगा। तो ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है, पहले ही दिख रही है, इसलिए हो गया। और नहीं होता तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर आंसर निकाल देते। ठीक है, चलिए। If AD is not equals to BD, AD is not equals to BC, ऐसे में यदि मैं किसी उसके नीचे लगाऊं इसको, पहले देख लेते सवाल क्या बोल रहा है। A, B और C, D में आपको पूछा है कि सॉल्यूशंस के हिसाब से बताइए कि कौन सी सिचुएशन बनेगी इन लीनियर इक्वेशंस की। तो देखिए A के नीचे B आ सकता है क्या? नहीं। A के नीचे इधर का C आएगा तो इसी को ले ले। तो A अपॉन C हो नॉट इक्वल्स टू B अपॉन D हो। ये सिचुएशन ये नहीं है, मतलब ऐसा बराबर नहीं है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन के हिसाब से बताइए कि इनके सॉल्यूशन निकलेंगे कि नहीं। तो क्या कहती है कंडीशन? चेक कीजिए। इसका x1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और इधर का कोएफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू यहां के कोएफिशिएंट ऑफ y और यहां के कोएफिशिएंट ऑफ y के। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। यदि ऐसा है, ये आ गया, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसके क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पी और क्यू की बात नहीं करी गई है। क्लियर? एडी जो है वो बीसी के बराबर नहीं है, मतलब ये इसका प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा भी तो ये बनेगा एडी इज नॉट इक्वल्स टू बीसी।
और उसने दे दिया है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, यहां पर ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है ये भी मैं दिमाग में बता देता हूं आपको, क्योंकि आप ऐसे चेक करें a अपॉन सी, इधर आ रहा है b अपॉन डी और इधर आएगा b अपॉन क्यू। अब बच्चा कह रहा है सर, अब आप कह रहे हो यदि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहां क्रॉस लगेगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही क्रॉस लगता है और बिल्कुल यहीं से हमारा आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी हमारे सवाल में। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। चलिए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? इन दोनों के लिए x y के सॉल्यूशंस। तो देखो दो तरीके, या तो सॉल्व कर लो या फिर इनमें से वैल्यू पुट कर लो। कोई सी एक वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे 1 और 2, 1 + 4 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 -7, बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर गया। इसको भी करके देख लीजिए, 4 + 2 6, ये सेटिस्फाई हो गया, तो 1, 2 आ जाएगा। इसके अलावा और दूसरा सेटिस्फाई करके देख लीजिए, आ रहा हो तो 2 3 6 + 2 2 4, तो 6 + 4 10, नहीं आ रहा तो ये तो खत्म हो गया। 1 और 1, 3 + 2 5, नहीं हो रहा तो ये भी खत्म। -1 -1 -3 -2, तो ये तो ऑटोमेटिकली और नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। वैसे भी आप जो कंपटीशन एग्जाम तो दे नहीं रहे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हो, इसलिए यदि पहली बार में आंसर मिल जाए तो प्लीज समय व्यर्थ ना गवाएं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके रूट्स क्या, नेचर बताना। नेचर ऑफ रूट मतलब b² - 4ac निकाल दीजिए। b² मतलब 3√2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 2 × 9/4, 4 से 4 कटा, 3√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, 9 2 18। इस हिसाब से क्या हो गया, 0, 18 - 18 0 है, ठीक है। तो b² - 4ac कितना हो गया हमारा, 0। इसका मतलब रूट्स जो है वो रियल तो है बट सेम है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स, बी इज द राइट आंसर। चलिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA and PB are drawn to a circle with center O. If CD is a tangent to the circle at point B and PA is equals to 14, PA, P से A की जो डिस्टेंस है दैट इज 14 हो, तो आपसे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ PCD, PCD डबल हो जाएगा बच्चों, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, डबल 28 इज द राइट आंसर। कैसे, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये x पार्ट है और ये y पार्ट है, क्लियर। अब x + y कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। अब यही तो x और y इधर भी तो आएगा, तो ये 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28। अब आपके बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 14 था, ये 14 था, पर पूछा तो इसका गया ना, बिल्कुल। अब इसके बाद का लॉजिक यही आएगा, देखो ध्यान से, यदि ये C को एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं तो जितना ये है उतना ही तो ये होगा y, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। तो यदि ये y है तो ये y है, और यहां से भी वही x और y नाम दे दिया जाए तो ये y है तो ये भी y है, है ना। इस हिसाब से ये $x + $y होगा, जो मैंने यहां करा है, $x + $y, दैट मींस 28। तो 28 इज द राइट आंसर, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। What is the common difference of an AP in which A18 - A14 is 32? मतलब यहां पर आपको बोला गया है कि A + 17D में से यदि आप A + 13D घटाएंगे तो 32 आता है। इस केस में D बताइए, तो 17D A + -A - 13D, A से A कट गया तो 13 में से 4, D = 32, D = 8, प्लस का 8 ये रहा, क्लियर। तो इस तरह से आपका 9th आंसर आ जाएगा। द nth टर्म ऑफ एन AP A3A5A, इस हिसाब से देखा जाए तो nth टर्म हो जाएगी, an की बात कर रहा है तो दैट इज A + n - 1 इंटू गैप कितना आ जाएगा, 2a। सॉल्व कीजिए, A + 2an - 2a, 2an - a, 2n - 1, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। इफ tan A = cot B, इसको ऐसे कर दीजिए, tan A = cot B। ऐसा एक ही जगह पर होता है जब A और B की वैल्यू कितनी हो जाए, 45 45, याद है, हाँ या ना, हो सकता है। चलो नहीं मानते हो तो और देख लो, tan की वैल्यू 30 रख दीजिए और cot की वैल्यू 60 रख दीजिए, तो भी वैल्यू सेम आती है।
उल्टा कर दीजिए, tan की वैल्यू 60 रख दीजिए और cot की वैल्यू 30 रख दीजिए, तो भी सेम आती है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। बट अब बच्चा कहेगा सर ये तुक्का थोड़ी मारना है, हमें लॉजिक समझाओ, तो लॉजिक भी समझ लो। यहां पर आप tan a इज इक्वल्स टू cot b दे रखा है। अब आप क्या करें, tan a को tan a ही रहने दें, cot b को क्या लिख दे 1/tan b, है ना, है ना। चलिए इस हिसाब से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू 1। अब tan की ऐसी दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो तो वो पेयर आपके पता होना चाहिए, क्या होते हैं 45-45, 30-60, 60-30। लॉजिक वही जा रहा है घूम फिर के, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे सवाल आ जाता है ये वाला। क्लियर, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। क्लियर, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये कॉमन सेंस तो समझ में आया बट ये इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा, तो बेटा ये जो क्लास 10th का ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वैसे ये ओमिटेड पार्ट का क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये कॉमन सेंस से हो जाता है तो टीचर पूछ सकता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस से भी हो रहा है, अदरवाइज ये ओमिटेड पार्ट का क्वेश्चन होता है, बट क्योंकि ये कॉमन सेंस से हो रहा है तो टीचर एक ही बात कह सकता है कि कॉमन सेंस का सवाल है तो टेबल के रिलेटेड है, इसलिए आपसे ये हो जाना चाहिए, तो हम छोड़ नहीं रहे। If cos A is equals to 2/5, then the value of 4 plus 4 tan square, 4 कॉमन लेने पर 1 plus tan square A, और आपको पता है 1 plus tan square A की वैल्यू क्या होती है बताइए, sec square A, है ना, tan और sec का रिलेशन होता है cos से डिवाइड करने पर, ठीक है। 4 sec को क्या मैं 1/cos square A लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा 4 इंटू 1/cos स्क्वायर ए में cos ए की वैल्यू 2/5 और उसका होल स्क्वायर, 4 इंटू 25/4, 4 से 4 कट गया, 25 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर टॉल बिल्डिंग हाई टावर इज 30 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा। Then the distance of an object from the tower is, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां की, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन पूछा गया, मतलब tan 30 की बात करी गई है, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 मतलब 1/√3, परपेंडिकुलर तो 75 है, तो बेस की बात पूछी गई है तो बेस निकाल देंगे, तो बेस इज इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर 75√3 होना चाहिए था, दिस इज द सी इज द राइट आंसर, यदि आपके पास नहीं है तो सही कर लीजिए। क्लियर, यहाँ पे 75√3 कर दीजिएगा। क्लियर, ABC is an equilateral triangle of side 2a then the length of one of its altitude, ठीक है, तो √3/4a square is equals to half into perpendicular into base, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हेरोन्स फार्मूला सिखाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक और फार्मूला था √3/4a स्क्वायर, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हर ट्राइंगल में लग सकता है। अब हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग साइड जमा देते हैं, √3/4 a की जगह हमें 2a रखना है, तो 2a इंटू 2 है, और यहाँ पर हाफ इंटू परपेंडिकुलर, जो एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर करा था तो वो तो हमें निकालना है, और हाइट जो है हमारी वो 2a आ जाएगी, तो 2a से 2a कट गया, इस 2 से 4 को काट दो 2 टाइम, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या a√3, a√3 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए 2a से 2a काट दिया, इधर 2 से इसको काटा और यहाँ पर ये 2a कट गया, ठीक है। चलिए, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100, मतलब पहले r थी अब 2r कर दी गई है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्फीयर वॉल्यूम की बात की गई, तो इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई 2r क्यूब, 2r को यदि यहां से सॉल्व किया जाए तो 8। अब इंक्रीज्ड बाय कितना हुआ, पहले 1 था अब 8 गुना हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ 7 गुना, मतलब 700% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, बच्चा 800% लगा सकता है, बट एक बात ध्यान दीजिए, सवाल में पूछा गया कॉरेस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय, कितना बढ़ा, तो बढ़ने का तरीका होता है ओरिजिनल में से, मतलब न्यू में से पुराने वाले को घटाइए तो चेंज पता लगेगा, दिस चेंज इज कॉल्ड इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय। क्लियर, तो चेंज जो है वो 700% आएगा।
Okay, in a formula x bar is equals to a plus summation of fi di upon summation of fi for finding the mean of a grouped data's di's are deviation from a of, ये बोल रहा है a का डेविएशन निकाला जाता है तो di निकल के आता है, पर di किससे डेविएशन निकाला जाता है? a का अपर लिमिट से लोअर लिमिट से मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास से। आप याद है a क्या निकालते हो? xi माइनस सॉरी डी जो निकालते हो xi माइनस a से निकालते हो, हाई है ना। और ऐसा करने के लिए ये जो xi है ये क्या होता है? मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास में, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3, मतलब a का least prime factor है 3, इसके बाद और कुछ भी हो सकता है। b का least prime factor है 5 और आगे कुछ भी हो सकता है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो तो ये एक ऑड नंबर बनेगा, ये भी एक ऑड नंबर बनेगा। जब दो ऑड नंबर को जोड़ा जाएगा तो ये एक इवन नंबर बन के आ जाएगा, और इवन नंबर को 2 इंटू ऑड नंबर लिखा जा सकता है या इवन नंबर भी लिखा जा सकता है, मतलब आगे और कोई फैक्टर मिल सकता है, बट मिनिमम फैक्टर क्या मिल जाएगा उसका? 2। ठीक है, तो उसने पूछा देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी विल बी, तो उसका मिनिमम फैक्टर जो है वो 2 जरूर मिल जाएगा। चलिए, a pair of dice is thrown once, what is the probability of getting a doublet? doublet मतलब 1-1, दोनों डाइस पे 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, 6-6 आ जाए। इस हिसाब से ऐसे 6 केस है और टोटल 36, तो 6/36 1/6, C is the right answer. Assertion has a repeated roots, इसके लिए इसका डी चेक कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, बिल्कुल। तो इसका रिपीटेड रूट्स है, तो ये बात सही है, बट रीजन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज d ग्रेटर देन 0, नहीं, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, द वैल्यू ऑफ y इज 6, मतलब इसमें 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जिसके कारण इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस 10 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, 10 - 2 8 का स्क्वायर, और यदि y की वैल्यू 6 रखे तो 3 - 3 - 6 -9 हो जाएगा, है ना। तो 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तो 6 नहीं होता, नहीं होता, है ना। जब आपको वीडियो पढ़ा रहे थे, वीडियो में तो हमने बताया था सेम साइन हो तो हमेशा घटेंगे, और अपोजिट साइन हो, यहाँ पर 6 बोला गया, -6 बोल देता तो ये घट जाते, तो यहाँ पर सेम अपोजिट साइन हो गए तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल इन ऑल, और जब ऐड हो जाएंगे तो -9 बनेगा या +9 बनेगा, तो उस हिसाब से ये 10 नहीं बना रहा, तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन पॉइंट सही है। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला तो ये था x2 - x1, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए, यहां पर आपका सेक्शन ए खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी का हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देगा और ऐसे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, दोनों को अलग अलग पूछा गया कि ये पूरा पेयर और ये पूरा पेयर जो है, कहां गए, इधर आ गया क्या 3, ओके 3 यहां लिखा हुआ है। आर कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। यदि इस पूरे नंबर को मैं चेक करूं, ये x नहीं है बच्चे, क्रॉस है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इन दोनों नंबर्स में 11 कॉमन आ जाएगा, जहां से यहां बचेगा 7 × 13 + 1। आप चाहे जो कर लीजिए, 13 7 से आपको आता हो ना आता हो, इतनी बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 91 + 1 92, और किसी भी नंबर के 2 तो फैक्टर हो ही गए, 1 हमेशा होता है, तो ये 3 नंबर वाला ये जो नंबर बनेगा ये 3 फैक्टर्स रखेगा, 3 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर रखने वाला कंपोजिट नंबर हो जाता है, इसका मतलब इसका कंपोजिट नंबर। सिमिलर हेयर, जब आप इसको देखेंगे तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 3, साथ ही साथ बचा हुआ अंदर जो भी बनेगा वो भी ऐसे ही एक ऐसा नंबर बनाएगा जो कि ये सारे इवन है, +1 ऑड नंबर हो जाएगा। अब फिर कुछ भी हो जाए, 3 × एनी ऑड नंबर
पर फिर भी उसका एक 1 तो प्राइम फैक्टर होता ही ना, 1 तो हमेशा एक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए? 3। प्राइम के 2 होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट के 3 होते हैं, 1 इटसेल्फ और कोई एक और। तो 1 हो गया, इटसेल्फ कहीं ना कहीं छुपा ही हुआ है और बाकी और भी फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 43 है। 43 नहीं होगा, 4√3 रहा होगा। क्लियर? यदि आपके पास पेपर है तो देख लीजिएगा, 4√3 रहा होगा। ठीक है, अब इसके अपने को फैक्टर ढूंढने हैं और इसका जीरोस ढूंढना है। ध्यान से देख लो बच्चों, यदि आपकी बुकलेट में भी ये 43 था तो इसको 4√3 करके सॉल्व कर लीजिए। और यदि 43 भी है, किसी के बच्चे के मन में आ सकता है कि यार सर 43 से करूंगा मैं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a लिख के कर दीजिए, आपको दोनों जीरोस मिल जाएंगे। क्लियर? वैसे भी जब √3 जैसा कोई टर्म आ जाती है रूट के अंदर तो हमें फैक्टर्स ढूंढना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो अब हम यही क्वाड्रेटिक मेथड लगाते हैं। बट अभी क्या है, मैं ढूंढ सकता हूं, तो इसलिए मैं देखता हूं 12 हो जाएगा, 4 × 3 √3 × √3 12, 3 × 4 12। 12 कैसे फैक्टर ढूंढने की 8 आ जाए तो क्या बनेगा? आ रहा है 6 और 2 आ जाएगा, तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। देखते हैं बना कि नहीं बना। बिल्कुल बन जाएगा। इससे √3 कॉमन, x कॉमन, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2√3, यहां से -2 कॉमन, तो यहां भी बचेगा x माइनस 2√3। ऐसा करने पर x माइनस 2√3 √3x माइनस 2। ठीक है, इससे इसके जो दो जीरोस है वो ये है, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपके पास 2√3 और x की वैल्यू एक आ जाएगी 2/√3। क्लियर? चलिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 6 एंड 9। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा है। ठीक है, ऐसे आपको और फिर इसके जीरोस भी निकालने हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो सीधा ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, x² माइनस 6x प्लस 9। तो इसका मतलब इसके जो परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से जीरोस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 3 और 3, लो खत्म। प्लस माइनस 3 नहीं, दोनों ही 3 और 3 आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर बना है। जिसको ऐसे नहीं करना रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, जो आपको समझ में आए आप वो लगा सकते हैं। चलिए, फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अरे यार, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर, मतलब किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? उसका वाई ऑर्डिनेट है ना। सिंपली कोई भी पॉइंट 3,4 कैसे मार्क किया होगा? पहले x पे 3 चले, फिर y पे 4 चले, तो जब y की तरफ 4 चले तो x से कितना दूर गए? 4 पॉइंट, 4 वैल्यू। तो इस पॉइंट की ग्राफ में किसी भी पॉइंट की यदि x एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है तो उसका y कोऑर्डिनेट देख लिया करो। तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, कई बच्चा कहे नहीं सर मुझे तो है ना इसको सॉल्व करके दिखाओ कि कैसे आएगा। तो देखो, x एक्सिस 3,4 यहां होगा और आपको इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालोगे तो ये कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएगा। है ना? बस अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, AB। तो क्या हो जाएगा? AB जो होगा वो आएगा √3 - 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ऐसा करने पर ये 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, तो मतलब 4 आ गया। प्लस माइनस नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, एक बच्चे का दिमाग में और क्वेश्चन आ सकता है कि सर 3,0 से क्यों 2,0 से क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि डिस्टेंस जो बोली जाती है ना, परपेंडिकुलर हाइट बोली जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, 24th क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। तो बस लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। ऐसा होता है तो इनकी साइड्स का रेशियो आ जाएगा AB/DE is equals to BC/EF is equals to AC/DF। क्लियर? अब इसमें से जो वैल्यू दे रखी है, AB/DE की वैल्यू दे रखी है आपको 1:2। तो AB/DE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। यहां से आपको पूछा गया है
BC की वैल्यू 8 दे रखी है और EF की वैल्यू आपसे पूछी गई है, निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। EF बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा 16। बच्चा एक बात जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है सर ये आपने ये कैसे लिख दिया। तो बेटा जब कॉन्ग्रुएंसी में आपको और सिमिलैरिटी दोनों में ही आपको नाम लिखना बहुत तरीके से क्यों सिखाते हैं, क्योंकि ये नाम लिखना जो है ना वो बताता है कि कौन सी साइड किस साइड के साथ रेशो में रहेगी। कॉन्ग्रुएंसी के केस में इक्वल हो जाएगी, सिमिलैरिटी के केस में रेशो में आएगी। देखो यहाँ पर भी AB और DE का ही रेशो दिया गया ना, हमारे भी वही बन रहा था। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों में जो नाम लिखने होते हैं वो बहुत तरीके से लिखने होते हैं। कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स की तरह बिहेव कर रहा है उस बिहाफ पे उनके नाम लिखे जाते हैं। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी का एक और पार्ट है, इन द फिगर PQ इज पैरेलल टू MN। यदि ये PQ इसके पैरेलल हो जाएगा तो ए रूल से ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। और ऐसा होने पर ये दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो रेशो में आ जाएंगी। कैसे आएंगी, KP अपॉन PM इज इक्वल्स टू KQ अपॉन QN, KQ अपॉन QN। KP अपॉन PM की वैल्यू 4√13 दे रखी है, KQ की वैल्यू नहीं दी हुई है, KN की वैल्यू दी है, ठीक है। बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, KQ अपॉन QN नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है KN की वैल्यू 20.4 पूरे की वैल्यू, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें 20.4 को ब्रेक करना होगा। इस पूरी साइड के 17 हिस्से हो रहे हैं, कितने 17 तो हमें इसको 20.4 को 17 हिस्सों में तोड़ना होगा, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए, 10 हो जाएगा, ठीक है। 17 के टेबल से 17 1 17, 3 हो जाएगा 34, मतलब 212, तो आंसर आएगा 1.2, मतलब एक रेशो की वैल्यू है 1.2। अब इस हिसाब से हमसे पूछा गया है फाइंड KQ, मतलब पहला इधर 4 था इधर 13 था, इधर 4 था इधर 13 था, इसका मतलब इधर भी 4 रहेगा। और एक हिस्से की वैल्यू, इसके टोटल 17 हिस्सों की वैल्यू 20.4 है और एक हिस्से की वैल्यू 1.2, तो यहाँ 4 into 1.2 कर देंगे, दैट मीन्स 4.8। अच्छा, किसी बच्चे को लगे कि सर नहीं ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, KP अपॉन KM निकाल लू, KP अपॉन KM निकालो, ये 4 है, टोटल रेशो कितने हो जाएंगे 17, तो 4 अपॉन 17। दूसरा KQ अपॉन KN, अब इससे निकाल लो तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। कैसे, 4 अपॉन 17 और KN की वैल्यू 20.4 यहां ले आओगे, KQ निकल जाएगा, वही काटा पीटी में यहाँ पर 1.2 ही आना है, 4.8 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको सवाल करने का तरीका भले बदल जाए बट आंसर वैसे ही निकलेगा और वही निकलेगा, क्लियर। चलिए, there are 30 cards of a same size in a bag in which the numbers 1 to 30 are written. One card is taken out of the bag at random. Find the probability that the number of the selected card is not divisible by 3. तो यदि 1 से 30 तक मैं ऐसे नंबर लिखता हूं तो मुझे पता है 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करते करते 30 ऐसे नंबर हो जाते हैं 10 जिनका 3 से डिविजिबल होता है। 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यदि टोटल 30 नंबर है उनमें से 10 डिविजिबल है तो इसका मतलब 20 अनडिविजिबल है, और 20 अनडिविजिबल है तो 20 डिवाइड बाय 30 इज माय प्रोबेबिलिटी। नॉट डिविजिबल पूछा है ना, या तो एक तरीका है डिविजिबल के निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, पहले 3 से निकाल लो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 10/30, और क्योंकि हमें पता है नॉट निकालना है तो उसका तरीका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो 1 माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट, 0 से 0 कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इज 2/3, ये आंसर खत्म, क्लियर। तो आप जैसे भी समझे आंसर इज 2/3, या तो डायरेक्ट निकाल लें कि 20 ऐसे नंबर है जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं, या फिर पहले 3 के टेबल में आने वाले नंबर निकाल लीजिए, ये वाले 10 उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए 1/3, और फिर 1 माइनस 1/3 करेंगे तो नॉट वालों की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। चलिए, यहां पर आपका सेक्शन C स्टार्ट होता है, और सेक्शन C क्या कह रहा है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन वो है जो हमने हमेशा बोला है कंफर्म आता है, कंफर्म आता है। और इस बार सवाल को देने का तरीका भी बहुत अच्छा है, 3 नंबर में दिया है, फिर भी उसने बोला है कि गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, पहले ही बोल दिया है कि √5 कैसा है,
इरेशनल नंबर है, तो ये बताइए कि 2√5 माइनस 3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो सिंपल लॉजिक तो ये है कि किसी भी नंबर इरेशनल नंबर में से आप कुछ भी माइनस कर दीजिए, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल, आंसर इरेशनल ही होगा। ठीक है, बट अब ये बात प्रूफ करनी है तो कैसे करेंगे? यहां पर लेट अस अज्यूम दैट 2√5 minus 3 is equals to a rational √5 is a रैशनल नंबर, और यदि कोई भी नंबर रैशनल नंबर होता है तो 2√5 माइनस 3 उसको p बाई क्यू फॉर्म में निकाला जा सकता है। और ऐसा करने पर अब क्या हो जाएगा? ये लीजिए, अब एक साइड नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, सॉल्व हो जाएगा तो कोई ना कोई नंबर बनेगा। तो ऊपर नीचे एक p बाई क्यू फॉर्म में है, जबकि ये जो √5 है ये ऑलरेडी इरेशनल है। तो एक इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। बस इतना सा, सो आवर assumption was wrong, so our assumption was wrong। और यदि हमारा assumption गलत है then 2√5 minus 3 is an irrational नंबर। खत्म हो गया। देखो 3 नंबर कितना फटाफट आ गए। चलिए ओके, ये वाला सवाल फिर से वही आ गया। इन फिगर डी पैरेलल टू बी है, BC, ये वाली इसके पैरेलल आ गई है। यदि ऐसा हो गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AD, इसकी निकालनी है। बस क्या करोगे, इसको x मान लो, ठीक है। तो यदि पैरेलल लाइंस होती है तो बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो, सिमिलरिटी लगा सकते हो, जो आपको लगाना है लगा सकते हो। ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। हटाओगे तो ये इसका ट्रिपल होता है, 1/3, है ना। तो इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल्स टू 7.2 बाई 3, तो 24/10, जिसका मतलब है 2.4। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2.4। क्लियर? इतना हो गया तो फिर आप बताइए कैसे सवाल दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे सवाल है जो आपसे बड़े इजीली हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि पेपर आपको ऐसा दिया गया है जो आपके हिसाब से बिल्कुल सिंपल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, नाम लिया और शैतान हाजिर वाली हालत हो जाती है। If cosec theta plus cot theta p है, then prove that cos theta is equals to p square minus 1 upon p square plus 1। देखो इसमें क्या करेंगे, या तो p की वैल्यू डाल दो, सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि p की वैल्यू डाल दो और सिंपल कर दो। पर जो स्मार्ट बच्चा है वो थोड़ा सा और भी देख सकता है। क्या देख सकता है? आपको पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो p1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये अभी हमने जब लाइव क्लास ली थी ना बच्चों, तब भी हमने सवाल करवाया था, मयंक सर हमारे साथ थे, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि प्लस की वैल्यू p है तो p इस वैल्यू को नीचे डिवाइड कर दीजिए तो माइनस की वैल्यू मिल जाएगी। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1/p। क्लियर? 1/p। आप दोनों की वैल्यू हमारे पास है, प्लस की वैल्यू हमारे पास है, माइनस की वैल्यू हमारे पास है। अब याद कीजिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें cos थीटा मिल जाए। क्या करना है कि cos थीटा मिल जाए। तो देखो फटाफट से यहां पर आप क्या करो, इस p स्क्वायर माइनस 1 को आप एक काम करो, p से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय p डिवाइड बाय p। जब आप करोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा p माइनस 1/p, डिनोमिनेटर बन जाएगा p प्लस 1/p, है ना, बन जाएगा। वैल्यू डाल दो, p की वैल्यू क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे सेम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे आप माइनस से खोलोगे तो ये वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म प्लस, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और यहां पर बनेगा 2 कॉट थीटा, नीचे 2 कॉसेक थीटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा। ऐसा करने पर 2 से 2 भी कट गया, और अब कॉट को लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कटा, क्या आंसर आ गया, कॉस थीटा। ये लाना था, आंसर आ गया। क्लियर, ये आंसर आ गया हमारा। तो यहां पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल कि यहां पर पी की वैल्यू दे दी, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ, करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बड़ा आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 1 करके, और फिर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक P पॉइंट से 2 एक्सटर्नल टेंजेंट्स खींची गई है P एंड PB to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। यदि ये 80 डिग्री पर है तो आपको POA की वैल्यू निकालनी है। POA इस तरह से बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब ये लाइन खींची जाती है तो ये एंगल हाफ हो जाता है, तो ये 40 हो गया। ये टेंजेंट है तो ये इस सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। क्लियर, तो बचा कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। हाँ या ना, क्लियर, कैसे करोगे, बस ये ध्यान रखना दोनों 80 बनाती हैं, पूरा 80 बन रहा है, तो यहां से जब सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया जाता है तो ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो जाता है। क्लियर, जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये 80 का हाफ 40 हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल बन रहा है PAO, इसमें आप ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, जिसमें से ये एंगल टेंजेंट के कारण 90 हो जाएगा, ये 40 हो गया, तो ये रिमेन जो है एंगल ये 50 बन जाएगा। क्लियर, चलिए A right circular cone of radius 3 has a curved surface area of 47.1 centimeter square. A right circular cone has a curved surface area, मतलब पाई RL की बात कर रहा है, that is 47.1, और इसके लिए आपको R की पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, और रेडियस जो है 3 दे दी है, तो 3.14 इंटू 3 इंटू L इज इक्वल्स टू 47.1। सिंप्लीफाई करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 47.1 अपॉन 3 इंटू 3.14। पॉइंट हटाया ऊपर 100, पॉइंट हटाया नीचे 10, 1 0 से तो 1 0 कट गया। 3 की टेबल से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। 3 की टेबल से काट दीजिए, 3 1 जा 3 1 हो गया, तो 3 5 जा 15, 2 बचा 3 7 21, और 157 का डबल होता है 314, तो डबल, तो L जो है वो 10/2 मतलब 5 आ गया है। ठीक है, अब हमें याद होना चाहिए कि L इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L है हमारा 5, ये है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो H की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। यार ये सवाल मत पूछना कि कैसे आया, देखो ध्यान से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है 3 5, तो H क्या होनी चाहिए 4। नहीं भी करना चाहो तो ऐसे कर लो, देखो फिर बोलोगे कि नहीं आ रहा सर हमें, तो चलो 25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 प्लस 4 H स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 4, इसमें से माइनस हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हाइट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो H इज 4 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू
3 इंटू 3, एच की वैल्यू 4। 1 3 से 1 3 काट दीजिए, 12 दूनी 24, 24 इंटू 11 करेंगे तो 4 6 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, पॉइंट में निकाल सकते हैं, पर ऐसे भी छोड़ देंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। 264/7 कैसे निकाला? 3 से 3 काट दिया तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 और बीच में 6, 2 4 और बीच में 6, ठीक है, डिवाइड बाय 7। ठीक है, चलिए इसी का एक और सवाल है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। इसमें बड़े अच्छा सवाल है कि r प्लस एच की वैल्यू जो है 37 दे रखी है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक बनाना चाहता है आपसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628। आप या तो r की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी 37 माइनस h, या फिर h की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई भी एक। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इस हिसाब से यदि आपने r की वैल्यू निकाली तो दो जगह डालना पड़ेगा, तो r की वैल्यू ना निकाल के हम क्या निकाल देते हैं, h की वैल्यू, दैट विल आल्सो बी 37 माइनस r। ठीक है, चलिए तो इसका 2 पाई r कॉमन आएगा, अंदर आएगा r प्लस h जो चल रहा है 1628 के बराबर। और जब आप ऐसा करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो r ही रखना है अपने को, अंदर r को r ही रखना, और h को क्या रख देंगे 37 माइनस r, तो ये r से r कट जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ 37 आ जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 37 इज इक्वल्स टू 1628। इस हिसाब से r यदि निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1628 इंटू नीचे के जितने भी नंबर है ऊपर पहुंच जाएंगे तो 7, और ऊपर जितने भी नंबर 2 22 और 37, 2 22 और 37 ये नीचे आ जाएंगे। आप कटिंग करिए जिसमें आपको जो दिखता है, ठीक है, काटिए। सबसे पहले 2 से काट देते हैं, 8 टाइम्स 1 टाइम 4 टाइम, ठीक है। इसके बाद 2 से फिर काट दीजिए 407, 11 से काट दीजिए 3 जा 33, 7 37, तो r इज इक्वल्स टू 37 इंटू 7 अपॉन 37। ये जानबूझ के मैंने अलग से इसलिए लिखा ताकि आपको लास्ट स्टेप पे आते हुए r 7 आ गई है ये दिख जाए, और यदि r 7 आ गई है तो इस इक्वेशन से h जो है वो हमारा 30 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 30। अब उससे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दीजिए, रख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर h, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, एक साथ से 7 काट दीजिए, 30 7 210, 210 इंटू 2 424, 20 को 11 से 0 मल्टीप्लाई किया तो 0264, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि सवाल में जो वैल्यू दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। यदि इस मीटर में देता तो मीटर में आ जाता। क्लियर, चलिए ओके, हम 31st क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि बता रहा है कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मोड निकाल दीजिए। मोड की हमसे बात कर रहा है, मोड निकालिए। और मोड निकालने के लिए हमें जो दिक्कतें आनी चाहिए थी उनमें से कोई सी नहीं है तो हम निकाल देते हैं। मोड क्या कह रहा है, मोड निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे पहले ये रहा मोड ग्रुप। मोड ग्रुप डिसाइड हो गया तो मोड ग्रुप जो आएगा हमारा वो आएगा 12 to 16। नाउ इस हिसाब से L की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट विल बी 12, F1 की जो वैल्यू आनी चाहिए 17, F0 की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट विल बी 9, F2 की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट विल बी 12, और इसके अलावा एक H जो आता है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 4। मोड का फॉर्मूला यदि हम लगा दें तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 अपॉन इंटू H। ऐसा करने पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मोड की 12 प्लस 17 माइनस 9 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 17 माइनस 9 माइनस 12 इंटू H मतलब 4। ठीक है, देख लीजिए एक बार,
12, 79 और 12, ठीक है। F0 9 है और F2 है ना, आफ्टर फ्रीक्वेंसी मोड ग्रुप के बाद की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 12, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू सही रखी है, सॉल्व कर देते हैं। 12 प्लस 8, 7 2 34, 34 माइनस 21, 34 माइनस 21 इज 13, है ना। 13 नहीं है ना, नहीं है, देख लीजिए। 34 माइनस 12 करेंगे तो 22, 22 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। चलिए बस अब सॉल्व कर दीजिए। 12 प्लस 8 4 32 अपॉन 13। अब बच्चा यहाँ एलसीएम लेने बैठ जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, मतलब टाइम नंबर हो जाएगा। एलसीएम मत लीजिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, 12 प्लस डिवाइड कर दीजिए। 13 1 13, 13 2 26, तो यहाँ कितना बच जाएगा 6, 6 0 60। 13 के टेबल में 4 टाइम में 13 4 13 26 39 और फिर 52, तो 4 टाइम्स में 52 आ गया, 8 बचा, 80 बन जाएगा। तो 6 टाइम में 78, तो आंसर विल बी 14.46 बस मोड ही है ये, और तो कुछ करना नहीं था। क्लियर, तो मोड निकल के आ जाएगा 14.46। प्रीवियस वीडियो में जब हम बात कर रहे थे ना, तब भी हमने बोला था कि मोड उसी ग्रुप्स के बीच का कोई टर्म बन के आती है, ठीक है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, इसका मीन दे दिया ऑलरेडी 18 है। आपसे बोला गया 19 से 21 जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना ग्रुप, उसके फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये निकाल दो, ठीक है। तो हमने जब अपने वीडियोस पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था कि सवाल दो ही तरह के आता है, या तो आपको डेटा निकालने के लिए बोलेगा कि मीन मोड मीडियन से कुछ निकाले, या मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। एक सवाल आपको मोड निकालने का पूछ लिया, दूसरी साइड आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया, चलो निकाल देते हैं। अब यदि मीन की बात करी गई है तो चुपचाप वो काम करने पड़ेंगे जो हमें, इससे आपका है ना वो एक क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्सआई निकालिए, यहाँ बीच बीच के ग्रुप की नंबर डालिए, 12 12 14 16 18 20 22 24। इस हिसाब से यदि हम फ्रीक्वेंसी में देखें तो देखो नंबर तो ठीक ठाक ही है, 13 वेरा ये एक बड़ा, बाकी तो सारे सही है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम पास क्यों करें। तो समीशन ऑफ FI XI निकालने बैठ जाते हैं। यदि नहीं निकालना था तो हम अज्यूम मीन की तरफ जाते, और अज्यूम मीन करने जाते तो ध्यान से देखो कि हमारा एक जो सवाल पूछा गया था कि DI वाला, जो A प्लस समीशन ऑफ FI DI अपॉन समीशन ऑफ FI वाले सवाल में जो DI होता है वो DI को किस में से माइनस करने से निकलता है, तो वो यहाँ आ जाता है कि मिड वैल्यूज, XI बोले तो मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज से हम निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ गया समीशन ऑफ FI निकालते हैं, FI XI तो 36, 14 6 84, 16 9 144, 18 13 ये तो मुझे भी नहीं आता, तो 18 3 54 का 4 5 कैरी, और 18 1 18 और 5 23 234। क्लियर, नहीं आता तो 13 कर दे, 13 8 कितना हो जाता है 104, 4 10 कैरी, 13 1 13 और 10 ऐड होने पर 23। F into 20 20F, 5 into 22 110, 4 into 24 96। क्लियर, बस अब इसके बाद मीन निकालने का फॉर्मूला लगा दीजिए। मीन का फॉर्मूला जो होता है वो कहता है आपको समीशन ऑफ FI DI FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI, ठीक है। तो इसका मतलब हमें FI का समीशन करना होगा, तो चलिए फ्रीक्वेंसीज का समीशन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज का जब हम समीशन करने जाएंगे तो एक परेशानी है क्या, नहीं है, यहाँ पर डेटा एक ही मिसिंग है, तो फिर हमारा काम हो जाना चाहिए। 3 + 6 9 9 9 18, 18 + 13 18 + 12 होता तो 30 हो जाता, तो एक ऐड कर दीजिए तो 31, 31 + 9 40, तो समीशन हो रहा है 40 + F। तो यहां पर भी फॉर्मूले में हम कितना रखें 40 + F, 40 + F। एक बार वापस से चेक कर लीजिए, अदरवाइज सवाल गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। 3 + 6 9 9 9 18, 18 और 13 12 होता तो 30, ठीक है। तो 31 31 और 9 40, 40 + F1, ठीक है F। और इसके बाद समीशन ऑफ FI XI, इसका समीशन कीजिए 6 4 10 14 18 18 और 6 24, 24 का 4 2 कैरी 2 और 9 11 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 और 8 कितना हो जाता है 27, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 का 0, 3 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, साथ ही साथ ये 20f, और इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी का जो मीन आता है दैट इज 18। ठीक है, चलिए तो 18 इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 इंटू 40 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 704 प्लस 20f। ऐसा करने पर इधर तो 2f हो जाएगा और इधर 18 4 जा 720, 720 माइनस 704, तो इसका मतलब ये 2f की जो वैल्यू है दैट विल बी 16, तो f की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? चलिए चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अब आ गए हम सेक्शन डी पर। अब सेक्शन डी क्या बोलता है बच्चा, ये हर क्वेश्चन आपके 5-5 मार्क्स का है। अब ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो तो एक्स की वैल्यू तब निकलेगी जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो तो यहां पर पहली स्टेप क्या होगी, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2 इंटू प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन x प्लस 4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि यहां पर आपको इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 3x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 4, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, चलिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3x x से होगा तो 3x स्क्वायर, 3x 4 से हुआ तो 12 और x 4 से हुआ तो 4x, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16x। इसी के साथ साथ 4 और 4 16 प्लस का है तो 16, यस। इधर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब आप देखें सिंप्लीफाई करके तो इन सबको उधर ले जाना ज्यादा अच्छा ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव बन जाए। चलिए तो 4x स्क्वायर को उधर ही रखते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर, 16x उधर जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा और 16 उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। क्लियर? चलिए तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके बाद बस हमें इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये परफेक्ट रूट्स तो नहीं दे रही है। तो मैं क्या करता हूं, अब क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, फैक्टराइजेशन करूंगा तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि 8 को ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए 4, तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, या तो 2 इंटू 4 और 4 और कौन सा बन सकता है 8 का, 8 इंटू 1 2 इंटू 4, तो बीच का नंबर नहीं आ रहा है। अब इस हिसाब से मेरे को लगता है मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देना चाहिए, और खासकर क्वाड्रेटिक के जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है ना हल्की सी भी दिमाग में, सीधा फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाई तो माइनस बी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 4 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 8 होल अपॉन में 2a, बस प्लस 4 प्लस माइनस, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, 16 माइनस प्लस 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों 848 अपॉन 2। फैक्टराइज करेंगे 48 को तो कितना बन जाएगा, यहां पर
2 इंटू 24 के हिसाब से 2 इंटू 12 के हिसाब से फिर 2 इंटू 6 के हिसाब से 2 इंटू 3, मतलब 4 बाहर आ जाएगा 4√3, 4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस 2√3। ये हमारे x की दो वैल्यूज आ गई है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 डिजिट्स इज 14। अरे तो यार ये तो वैसे भी 14 कैसे आ सकता है 2 डिजिट में? 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2, तो नंबर ऑटोमेटिकली 27 या फिर 72 ही बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर तो पता लग गया हमें। अब कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा, सवाल पढ़ते ही इसने बोल भी दिया 45 ऐड करने पर नंबर के डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 27 में एक बार को पहले 45 ऐड कर लीजिए। 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 6 और 1 7 आ गया। इसका मतलब सही है, आंसर 27 आना चाहिए। अब बस कैलकुलेशन करके इसको आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे होगा? लेट द नंबर बी 10x प्लस y, ये हमने मान लिया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन तो यही फंसा दी है उसने कि x इंटू वाई यदि आप करते हैं तो दैट विल बी 14। चलिए, एक कंडीशन तो यहां फंस गई है, इससे हम यदि चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी 14 अपॉन x। दूसरी कंडीशन जो वो चाहता है वो ये चाहता है कि दोनों नंबर्स में यदि ओरिजिनल नंबर में 48 45 को ऐड कर दूं तो नंबर के डिजिट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। यदि ओरिजिनल नंबर में मैं 45 ऐड कर देता हूं तो मेरा नंबर रिवर्स हो जाएगा, तो 10y प्लस x बन जाएगा। अब मैं y की वैल्यू 14/x पुट कर देता हूं। 10x प्लस 14/x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 14/x प्लस x। यदि आप देखें तो यहां पर ये जितना भी रायता फैला हुआ सा दिख रहा है, इसको समेटने के लिए क्या करें? ये x की सिंपल टर्म है, ये x की सिंपल टर्म है, इसको एक साथ कर लीजिए। ये x उधर जाएगा तो 9x हो जाएगा। क्लियर? ये x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा। ये 45 किसी से कुछ भी नहीं सॉल्व कर रहा है, तो ये 45 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब ले देखिए इधर बचता है 140/x और 14/x को उधर कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 140/x माइनस 14x। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो 9x प्लस 45 और यहां पर सॉल्व कर देंगे तो 126/x आ जाएगा। ठीक है, 126/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 126 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो नंबर आए बड़ा सा आया, इसमें देखिए कहीं ना कहीं नंबर या तो कट रहा होगा या हमें काटना पड़ेगा ताकि छोटा हो जाए। कटने के लिए ये देखिए 9 है तो 3 से कट जाएगा, 45 भी 3 से कट जाता है, 126 में भी 3 आता ही है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 15x और 126 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42। ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी? 3x स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस 42 प्लस 15x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। 42 को ऐसे तोड़िए कि 15 आ जाए तो 6 और 7 उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, 6 7 42 और ऐड करेंगे तो अच्छा सॉरी 13 हो रहा है तो अच्छा 42 इंटू 3 भी करना है, तो हमें 126 लाना है। 126 के ऐसे फैक्टर्स देखिए जो कि 15 लाते हो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 3 21 और 6। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर मिलेंगे हमें वो मिलेंगे 21 और 6x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर 3x कॉमन लीजिए तो यहां बचेगा x प्लस 7 माइनस 6, तो यहां पर भी 6 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 42। ऐसा करने पर आपके पास क्या क्या आंसर आ जाएगा? देखो 3x माइनस 6 और x प्लस 7। सही गलत लिख दे, सॉरी इसको सही कर दीजिए 7। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर बन गए। अब या तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी जो कि 2 आ रही है और यहां से x की वैल्यू -7 आ रही है,
कोई भी नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 2 सही है। यदि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/x, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो नंबर जो मेरा ओरिजिनल था वो क्या बन जाएगा 10 into 2 + 7 मतलब 27, जो हमने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो नंबर हमारा कितना बन जाएगा 27। चलिए आगे 33rd क्वेश्चन जो है 33 क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, अरे यार ये सवाल divides the line segment joining the point this and this, also find the value of k. Find the ratio in which the point 3, k divides the line segment joining the point this and this. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -5, -4 और इधर आएगा -2, 3। इनको जब आप जोड़ने के लिए देखते हैं तो एक पॉइंट बीच में मिलता है -3, k। तो पहले हमें बताना है कि -3, k किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद k की क्या वैल्यू होगी उस रेशो के हिसाब से। ठीक है, तो -3 कैसे आएगा, इधर m मान लेता हूं, इधर n, तो ये होगा m × -2 -2m -5n अपॉन m + n। सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3m - 3n = -2m - 5n। पॉजिटिव करना है, इसको उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा m, और इसको इधर भेजिए तो ये 2n। इस हिसाब से देखें आप यदि, तो m/n की वैल्यू आई है 2/1, 2/1। और इस 2/1 के हिसाब से हम k निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हो जाएगी, यहां रखिए 2, यहां रखिए 1, तो 2 × 3 + 1 × -4 अपॉन 3, 6 - 4 अपॉन 3 मतलब कितना 2/3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। क्लियर, ये सही आ रहा है बच्चों, समझ गए ना। 3 × 2 = 6 -4 क्यों आया, क्योंकि 1 को -4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये प्लस का रह जाएगा इस हिसाब से। क्लियर, चलिए आगे चलता है। इन फिगर दिस, अरे यार ये सवाल बड़ा अच्छा है ना, ये आपकी ट्राइंगल चैप्टर का कौन सा एग्जाम्पल है, इसका आंसर भी मुझे याद है, 20/3 कुछ आता है इसका आंसर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सवाल है जो मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले, मतलब मैं ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़ाया था और ये सर्कल चैप्टर पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने कहा सर ये सवाल नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको बताया था कि ये सिमिलैरिटी से होगा। तो चलिए इसकी सिमिलैरिटी को समझते हैं, सिमिलैरिटी कैसे लगेगी। चलिए ओके, इन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है, इस पर रेडियस 5 है एंड सेंटर है O। द टेंजेंट एट P and Q intersect at point T. Find the length of TP. T से P की लेंथ बतानी है। अब कहीं ना कहीं सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यदि आपने यहां से T से P को ज्वाइन किया तो ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ या ना, ये तो पता है ना आपको कि जब भी आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की जो कॉर्ड बनेगी वो उसको बाइसेक्ट कर देगी। तो इस हिसाब से यहां पर ये बराबर बढ़ गई है। अच्छा, ये टोटल 8 थी तो ये कितनी हो जाएगी 4। अब यदि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये वाली O से लेकर इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं हम, R नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इस R तक की जो लेंथ है ना, O से R तक की, दैट विल बी 3। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। यहां पर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम 5 4 3 का आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, तो इसका मतलब ये 3 हो गई है। अब इस पूरे ट्राइंगल में हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब यदि मैं चाहता हूं कि मेरा टीपी निकले, क्या चाहता है वो मेरे से, टीपी चाहता है, तो बस मुझे एक ही चीज देखनी कि मैं किसी भी तरह ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकूं, अब सॉरी सिमिलर कर सकूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कौन से 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ट्राइंगल वो सिमिलर होंगे जिनकी साइड्स हमें पता हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसमें हम कौन कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं PTR वाला, इसको इसके कर दें PRO के। ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं TPO, बड़े वाले ट्राइंगल को RPO के सिमिलर कर दें। दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है, RPO वाला सिमिलर करना। क्यों,
क्योंकि ओ दोनों में कॉमन एंगल हो जाएगा और एक यहां पर एंगल P90 और यहां पर R90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए रूल से सिमिलैरिटी लग जाएगी। तो मैं इस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी बनाता हूं। चलिए, तो इस हिसाब से मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट के हिसाब से सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल ROP। अब इसमें कौन कौन सी चीजें सिमिलर है ध्यान रखिएगा। तो दोनों में एंगल O बराबर है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल ऐसा लिख देता हूं, कॉमन एंगल है ना, कॉमन एंगल। दूसरा, यहां का एंगल P, TPO का एंगल P और यहां का एंगल R 90 है। बस, तो इस हिसाब से इस ट्राइंगल का नाम बन जाएगा TOP टॉप, और इस ट्राइंगल का नाम बन जाएगा O की जगह O, मतलब बीच में O, P की जगह R, तो लास्ट में R, और पोर, टॉप और पोर। बस इतना सा आ गया, टॉप और पोर। तो ट्राइंगल टॉप और पोर में जब आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, TO अपॉन PO, OP अपॉन OR, TP अपॉन PR। अब ध्यान से देखो, बस इसमें से आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी है। TP निकालनी है, मतलब लास्ट वाला वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा PO 5 दे रखी है और PR 4, ठीक है। TP निकालना है और TP तो निकालना है, मतलब ये तो रखना पड़ेगा। PR दे दिया क्या, देखो PR, P से लेकर R तक की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 आ जाएगी। OP, OR, TO और TP, इन सब में से क्या क्या दे रखा है देखे, चलो देख ही लेते हैं सारे। TO दे रखा है क्या, TO नहीं दे रखा है, तो TO के साथ क्या लिखा हुआ है OP, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। तो OP को देखा, OP, O से लेकर P 5 है और O से लेकर R 3 है, ठीक है। तो O से लेकर P 5 है और O से लेकर R 3 है, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि ना तो इसका रेशियो हमें पता है ना हमें दिया हुआ है। तो बस यहां से हमें TP चाहिए था, निकल जाएगा। TP विल बी 20/3, मैंने बोला ही था 20/3 आ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सर्कल ट्राइंगल में सिमिलरिटी भी चेक करवा लेता है। तो बच्चों के दो कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हो जाते हैं। अच्छा सवाल है। चलिए, इसका बेसिक दूसरा एक और सवाल है, द राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब एक राइट एंगल है जिसमें A पर राइट एंगल बना हुआ है और इसमें एक अंदर एक छोटा सर्कल बना हुआ है। इसमें से A पर ये है तो B और C इसको नाम दे देते हैं। इस हिसाब से BC की लेंथ उसने 10 दे रखी है, AB की लेंथ हमें 6 दी है, तो ये तो हम निकाल लेंगे कि 8 है। कैसे निकल जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पता ना 6, 8 और 10 का कॉम्बिनेशन 6, 8, 10, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगी। इसके बाद उससे पूछा सर्कल की रेडियस R, 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 क्या है ये R, ध्यान से देखो। यदि मैं यहां पर इस सेंटर को O नाम दे दूं तो O से A को जोड़िए, O से B को जोड़िए, O से C को जोड़िए, तो आपके पास 3 ट्राइंगल दिखेंगे। ट्राइंगल ABC जो है ना, कहीं ना कहीं 3 ट्राइंगल का सम है AOC, ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल C नहीं आएगा, AOB, इन तीनों का सम हो जाता है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ABC का एरिया तो क्या निकलेगा, हाफ इंटू सम ऑफ ट्राइंगल्स, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 8। AOC जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया निकालना है उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। हाफ इंटू बेस की वैल्यू है 8 और हाइट जो है ना वो है R, क्योंकि सेंटर को टेंजेंट के टचिंग पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इसी तरह से यहां पर हाफ इंटू BOC के हिसाब से देखिए BOC, तो हाफ इंटू बेस आ जाएगा 10 और जो हाइट है वो R होगी। इसी तरह से हाफ इंटू 6 इंटू R। क्लियर, बस यहां से अब आपका सवाल हो गया, क्योंकि आप देखिए हाफ इंटू 6 इंटू 8 इधर बनेगा और हाफ इंटू R सब में कॉमन आ रहा है, तो यहां बनेगा 8 + 10 + 16।
तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू 18 प्लस 6 24। चलिए इस हाफ से ये हाफ कटेगा, 6 से ये 24 4 टाइम्स और इस 4 से ये 8 2 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। चलिए सवाल हो गया, अब आप इसको एक्सपैंड करके बड़े तरीके से लिख सकते हैं। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 35th सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं बच्चों। साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर फील्ड्स आर, देखो ये पिछले सैंपल पेपर में भी था ये सेम क्वेश्चन, और ये बार बार रिपीट होने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन बैठ सकता है। 25, 24 और 7 ये बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसको 25 क्यों दिया, तो इसका लॉजिक एक ही है बच्चा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, एक साइड को 24 और एक साइड को 7। ठीक है, अच्छा मेरे को किसी ने बोला था कि सर इसको 24 कर दो, लो कर लेते हैं, ये 7 ये 24, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है कि इस तीनों कॉर्नर्स पे 3 जानवरों को, बफेलो है, काऊ है ना, हॉर्स को बांध दिया गया है, जिनकी रोप की जो रेडियस है, जो लेंथ है वो 3.5 है। तो बताइए वो कितना एरिया ग्रेस करेंगे, इतना इतना सा। अब बच्चों का आता है सर ठीक है ये सेक्टर बन रहे हैं, सेक्टर के एरिया के लिए हमें थीटा चाहिए, नहीं चाहिए बच्चा। बस ये बात ध्यान से समझ लीजिए, इस सवाल को मैं ऐसे ही बताता हूं आपको बहुत अच्छे से। उसमें पूछा अनग्रेज्ड एरिया, पहले हम ग्रेज्ड एरिया निकाल लेते हैं, ग्रेज्ड एरिया निकाल लेते हैं, और ग्रेज्ड एरिया जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यदि काऊ के लिए देखे तो उसने थीटा वाला एंगल बनाया होगा पाई, और उसकी रेडियस रही है 3.5 का स्क्वायर। ऐसे बफेलो के लिए थीटा 2 एंगल बना होगा और उसका भी सेक्टर एरिया यही आया होगा। ऐसे ही तीसरा जो हॉर्स है उसका भी सेक्टर एरिया इसी तरह से निकाला जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, और अपॉन 360 भी अंदर बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ये तो बता सकते हो, तो 180। इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकता हूं, 180 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू डालिए 22/7 इंटू रेडियस 3.5 अपॉन 3 इंटू 3.5। डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ जाएगा, 360 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 11 टाइम, 7 के टेबल से ये 5 टाइम। अब मेरे को और कुछ नहीं काटना है। ठीक है, 35 इंटू 5 इंटू 11, 35 इंटू 5 होता है 175, 175 इंटू 11 कर दीजिए तो 5 12 7 8 9 1 कौन 100। ठीक है, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी उसके यूनिट दी हो, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो तो आप निकाल ही सकते हैं, हाफ इंटू 24 इंटू 7, तो यहां से ये 12 आ जाएगा, तो 12 7 से 84। तो बस अनग्रेज्ड एरिया कितना आ जाएगा, अनग्रेज्ड एरिया जो है दैट विल बी 84 माइनस 19.25। यदि मैं इसको समहाउ 20 मान लूं तो दिस विल बी 64, तो 64.75 मीटर स्क्वायर एरिया अनग्रेज्ड रह जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहां पर आते हैं हम सेक्शन ई पर, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल बताते हैं। And investing different job opportunities, you find that firm A will start you at a 25,000 per year and guarantee you a raise of rupees 1200 per year each year, whereas firm B starts you with the 28,000 but gives you only raise of 800। मतलब कंपनी ए में यदि आप जॉब करेंगे तो आपको 25,000 से स्टार्ट करेगा, बट हर महीने हर साल जो है रेज आपको देगा 1200 मंथ, 1200 रुपीज हर साल। ठीक है, महीने में मत सोचना। ठीक है, और दूसरी कंपनी आपको स्टार्ट 28 से करवाएगी, बट उसके बाद हर साल आपको सिर्फ रेज देगी 800। ठीक है, चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर हाउ मच वुड यू रिसीव फ्रॉम फर्म ए। 15 साल में आप 15 साल तक, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर हाउ मच वुड यू रिसीव, तो कंपनी ए से आप कितना रिसीव करेंगे। फर्म ए की यदि हम बात करें तो फर्म ए का इनिशियल अमाउंट है 25,000,
एवरी ईयर जो वो मेरे को इंक्रीमेंट दे रही है दैट इज 1200 ओनली, ठीक है। इस हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो एन मेरा आ गया है 15। मुझसे पूछा है S15, 15 साल तक में आप उससे कितना कमा लेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर हाउ मच वुड यू रिसीव फ्रॉम फर्म ए, फर्म ए से आप कितना कमाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है, यू विल स्टार्ट एट रुपीज पर ईयर। अच्छा ये बात, अच्छा एक बहुत अच्छी बात है, पर ईयर की बात कर दी गई है, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाता। मंथली नहीं दे रहा 25,000, साल के दे रहा 25,000, ठीक है। कौन से शहर में रहता भाई से पूछ लेना एक बार, ठीक है। तो इसी हिसाब से 25,000 आपको साल का मिलेगा, मतलब महीने का 2,000 कुछ, और एक बार में आपके 1200 बढ़ जाएंगे साल भर बाद। तो सम पूछा है तो 15/2 2a, डबल ऑफ a 50,000 प्लस n-1 15-1 14 इंटू डी 1200। कैलकुलेशन है, करिए फटाफट से। 15/2 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 00 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12 और 4 16। तो यहां पर आपको रिसीव होगा 16,800 एक्स्ट्रा, तो 50 प्लस 16 66,800। इसको कट कीजिए 33 400, सिंप्लीफाई 15 के टेबल 00 15 4 जा 66 15 3 जा 45 और 6 51 1 5 15 3 जा 45 और 5 50। Over a period of 15 years you will receive around 5,01,000, ठीक है, 5,01,000। इसी को कंपेयर करने के लिए उसने बी कंपनी से भी कंपेयर करवा दिया कि बी कंपनी का भी निकाल दीजिए, तो यही निकाल देते हैं ताकि आपको कंपैरिजन भी हो जाए कि कैलकुलेशन भी कितनी इजी है। सेकंड कंपनी के लिए आपका ए बदल जाएगा 28,000 हो जाएगा, बट डी आपका फिर चेंज होके छोटा हो जाएगा 800, और डी अभी जो एन की जो बात कर रहे हैं वो 15 ही है 15। इस हिसाब से यदि हम सम लगाते हैं तो 15/2 कैलकुलेशन इस बार हम फटाफट करते हैं, 28 का डबल, ठीक है 56,000, साथ ही साथ 14 इंटू 800, 14 इंटू 800 मतलब 00 तो एज इट इज, 14 8 का कितना होता है 112, 112, ठीक है। इसको सम कीजिए तो 15/2 इंटू एड कर दीजिए 00 एज इट इज, 2 6 और 1 7 5 और 1 6, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स 6 टाइम्स 00, 15 इंटू 33600। देखो यहाँ पर ऑल इन ऑल लास्ट में आके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 15 साल में थोड़ा एक्स्ट्रा मिला है, 1500 15 6 जा 90, 15 5 जा 15 3 जा 45 और 9 54 5, 15 3 जा 45 और 5 50। वाह कितना ज्यादा मिला है आपको, आप देख सकते हैं। यदि आप फर्म में ए में स्टार्ट करते हैं तो आपको 15 साल बाद 5,01,000 मिलेंगे, जबकि आप फर्म बी में स्टार्ट करते हैं तो आपको 5,04,000 मिलेंगे। फर्म बी से स्टार्ट लीजिए और फर्म ए में जाके रेज ले लीजिए, क्लियर, दोनों से फायदा हो जाएगा आपको। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी योर एनुअल सैलरी एट फर्म ए फॉर द 10th ईयर। 10वें साल में आपकी एनुअल सैलरी क्या होगी, मतलब A10 पूछ रहा है आपसे, क्या होगी A + 90, ए कितना है 25,000, 25,000 से स्टार्ट करवा रहा था ना, 1200 का हाइक दे रहा है, 25,000 25,000 प्लस 12 9 जा 108, तो कितना हो जाएगा 35,800। वाह वेरी गुड। 10 साल के बाद आपकी सैलरी होगी 35,800, ठीक है, साल भर की। और इसी तरह से दूसरा पूछ रहा है, इसी का सेकंड ऑप्शन है, यदि ए की निकालना नहीं चाहे बी की निकाल ले तो 10वें साल में बी में क्या सैलरी होगी, तो वहां पर भी A10 ही पूछ रहा है, दैट विल बी A + 90। अब इस केस में जो होगा बस A बदल जाएगा, दैट विल बी 28,000 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 800, तो 28,000 प्लस 9 8 जा 7,200, ऐड करेंगे तो इसको 200 28 और 7 35,200, लगभग क्या 35,200 मिल रहे होंगे साल का या 35,800। ज्वाइन कौन सी कंपनी करना है वो आप देख लीजिए, क्लियर। चलिए तो ये एपी से रिलेटेड सवाल था, ये ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पे आ गया। फ्रॉम हिज हॉस्टल रूम विंडो
on the 4th floor. Rajan noticed some windows washers high above him on the hotel across the street. जहां पर वो पढ़ने नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है, यहाँ से विंडोज से बाहर झांक रहा है कि कुछ रूम साफ करने वाले, जो विंडोज साफ करने वाले हैं वो कुछ उसके ऊपर है, कुछ नीचे है. Curious as to their height above ground, he quickly estimated the building are 60 meter apart. उसने पहले तो पता कर लिया कि दोनों बिल्डिंग के बीच में 60 मीटर की दूरी है. ठीक है. The angle of elevation of the top worker is about to 60 degree and the angle of depression of the base of the hotel is about 30 degree. ठीक है, तो यहां से वो ऊपर वाले उसको देखता है तो लगभग 30 डिग्री का दिखता है, नीचे 30. How high above the ground is the window of Rajan's hostel room? How high above the ground? पहले तो आपसे पूछा है कि उसकी विंडो कितनी ऊंची है. चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं. वो तो बहुत अजीब सा दे रखा है. एक बंदा यहां कहीं खड़ा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है. इस बिल्डिंग के और इसके बीच की दूरी है 60. ठीक है. यहां से वो जो एंगल अबव देखता है दैट इज 60 और ग्राउंड पे जो देखता है दैट इज 30, जिसको हमने नीचे ले लिया है. ठीक है. अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वर्क जो राजन जहां खड़ा उसकी हाइट बता दो. तो ठीक है, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई. इसमें सी डी की वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी ए बी की आएगी, तो निकाल लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल की बात करें तो 10 लगेगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है ए बी और बेस की वैल्यू 60 दी हुई है. तो ए बी जो होगा वो आ जाएगा 60/√3, जो कि आगे सिखाता है कि यदि आप इसको 3 में तोड़ दे तो 20 × 3 तो 20√3 मीटर. तो राजन की बिल्डिंग अपने आप में इस वक्त 20√3 मीटर हाई पर राजन बैठा हुआ है. अगला वो पूछ रहा है हाउ अबव द ग्राउंड आर द वर्कर्स. वर्कर कितना ऊंचा है. ठीक है, वर्कर कितना ऊंचा है. तो देखिए यदि ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगी. तो हमें इन ट्राइंगल दूसरे वाले पे लगा देते हैं एडीई, इन ट्राइंगल एडीई, बाद में उसको जोड़ देंगे. ठीक है. एडीई में परपेंडिकुलर ही पूछ रहा है, बेस अब है अभी भी पता है 60 ही है. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 60 के लिए √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है ईडी और बेस की वैल्यू जो है वो 60 है. तो ईडी जो है वो 60√3 आ जाएगी. इस हिसाब से यदि वर्कर की हाइट पूछे तो ईडी प्लस सीडी दोनों को जोड़ दीजिए. 60√3 प्लस 20√3 मतलब 80√3. बुर्ज खलीफा पे खड़ा हुआ है भाई अपना. ठीक है. 80√3 पर भाई ने क्लीनिंग कर रहा है. ठीक है. चलिए अगला सवाल. अच्छा 2 ही सवाल है. चलिए तो और अच्छी बात है. इस केस स्टडी में ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के रहे होंगे, इसका मतलब. ठीक है. चलिए पॉलिटिकल सर्वे क्वेश्चंस आर क्वेश्चनड आस्क्ड टू गैदर द ओपिनियंस एंड एटीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. तो यहाँ तो बेसिकली आपसे कुछ ना कुछ बकवास बातें बता रहा है. हम तो आते इधर. एक सर्वे किया गया 100 वोटर्स का इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इश्यूज पर एंड द डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज शोन इन द टेबल. ये सारा आ गया है. 1 आउट ऑफ 100 वोटर्स इज टू बी ड्रॉन. अरे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इतने घबराने की बात ही नहीं थी. मैं तो इतनी देर से देख रहा हूं. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. क्या पूछ रहा है, एक एक करके सवाल पढ़ते हैं, सवाल से आंसर निकालते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ वुमन और अ रिपब्लिकन. या तो रिपब्लिकन हो या विमेन हो. तो पहले तो विमेन्स का ऐड कर देते हैं. तो 53 तो विमेन्स आ जाएंगी. और रिपब्लिकन हो, रिपब्लिकन में 17 तो विमेन्स ऑलरेडी काउंट हो गई हैं, 20 और हो जाएंगे. तो 53 + 20 इसका आएगा 53 + 20 मतलब कितना हो जाएगा 73/100 मतलब 0.73 प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. और बोला है मतलब ये भी चल सकता है वो भी चल सकता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ डेमोक्रेट. डेमोक्रेट कितने पर्सन्स है. डेमोक्रेट्स ये रहे. कितने पर्सन डेमोक्रेट है 39. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 39/100. ओके. नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज इंडिपेंडेंट मैन. स्वतंत्र मनुष्य, स्वतंत्र आदमी. इंडिपेंडेंट मैन, इंडिपेंडेंट मैन इज 7. ये पूछा गया ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ इंडिपेंडेंट मैन. तो 7. और लास्ट what is the probability that a person is an independent man or green party man. या तो independent हो
या ग्रीन पार्टी मैन हो, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 7 + 3। मैन ही बोला गया है, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंट मैन और ग्रीन पार्टी मैन, मतलब दोनों में से कोई भी। तो 10 ऐसे लोग हैं, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे सवाल देख लिए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, रेजोनेंस इंदौर ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है जेईई मेंस और एडवांस के लिए, नीट के लिए। जल्दी से जल्दी खुद के, अपने आस पड़ोस के हर उस बच्चे को बता दीजिए इंफॉर्मेशन जो कि आईआईटी या नीट के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अभी ऐसे 2 पेपर और हैं, तो अगले 2 सॉल्यूशंस आपको उन पेपर्स के भी मिल जाएंगे। तो यदि आपने सॉल्व नहीं करे हैं तो प्लीज फटाफट उनको सॉल्व कीजिए। 10 तारीख को आपका महायुद्ध होने वाला है, उससे पहले आप वो सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कर ले, और हमारे यहाँ के वीडियोस पे आप उसके सॉल्यूशंस भी देख पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।